कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात इंट्रोडक्शन से संबंधित वीडियो करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अलावा बाकी के चैप्टर्स के भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो तैयार करे हैं, तो आप उनको भी अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो को देखने से आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने में हेल्प मिलती है, तो आप प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो जरूर देख लेना। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें इस चैप्टर में से आने वाले बोर्ड परीक्षा में अंक भार के बारे में, तो 6 अंकों के प्रश्न इस अध्याय में से आएंगे। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, 1 अंक का एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, 1 अंक वाले 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे और 2 अंकों वाला लघुत्तरात्मक टाइप का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से कुल 6 अंकों के 5 प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में इस अध्याय में से देखने को मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जरूर देखना इसे पूरा। सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, अर्थात सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी द्विविमीय अथवा त्रिविमीय आकृति के प्रत्येक सतह या पृष्ठ की माप या विस्तार को दर्शाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताता है? कोई भी द्विविमीय अथवा त्रिविमीय आकृति है, उसके प्रत्येक सतह या पृष्ठ की माप या उसके विस्तार को दर्शाता है कि वो कितना फैला हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी आकृति के पृष्ठ या सतह की सीमाओं के भीतर निहित स्थान की मात्रा होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी आकृति के किसी भी पृष्ठ या सतह की जो सीमा है, उस सीमा के भीतर यानी उसके अंदर निहित स्थान की मात्रा होता है। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक होगा। वर्ग इकाई या इकाई की घात 2, इकाई का स्क्वायर। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर या मीटर की स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित एक बात नोट करनी है। जब किसी आकृति के पृष्ठों को रंग या पेंट करना हो, कपड़े या कागज से कवर करना हो या सिंचित करना हो, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। कोई भी आकृति के अगर हमें ऊपर रंग करना है, पेंट करना है, कपड़े या कागज से उसको ढकना है या उसके भाग को सिंचित करना है, तो उसके लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए होंगे आप। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा आयतन यानी वॉल्यूम। क्या होता है आयतन या वॉल्यूम? किसी द्विविमीय आकृति या वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उस आकृति या वस्तु का आयतन कहा जाता है। किसी त्रिविमीय आकृति या वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को, कितना स्थान उसने घेरा है, वह क्या बताता है? आयतन बताता है। आयतन यह दर्शाता है कि आकृति या वस्तु के भीतर कितनी सामग्री या हवा मौजूद है या भरी जा सकती है, इसे हम आयतन कहते हैं। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने कर लिया था। अब आयतन का मात्रक देखिए क्या होता है। आयतन का मात्रक होता है घन इकाई या इकाई की पावर 3, इकाई की क्यूब। जैसे एग्जाम्पल के लिए घन सेंटीमीटर या सेमी क्यूब या घन मीटर या मीटर क्यूब। अब यहाँ पर भी आपको एक आयतन से संबंधित बात नोट करनी है। जब किसी वस्तु के अंदर मौजूद हवा की मात्रा, वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी हो, तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात किया जाता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है कि आयतन कब ज्ञात करना होता है। इस तरह से हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बाद
त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जान लेते हैं। त्रिविमीय आकृतियां आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 10वीं का जो चैप्टर नंबर 12 है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी त्रिविमीय आकृतियां हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी पहली त्रिविमीय आकृति है, आकृति से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी सभी वस्तु या आकृतियां जो त्रिविम में स्थान घेरती है त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। ऐसी सभी वस्तुएं या आकृतियां जो त्रिविम यानी आकाश में अपना स्थान घेरती है उसे हम त्रिविमीय आकृतियां कहती है। जैसे पहला है घन, जिसे क्यूब कहा जाता है, दूसरा है घनाभ या क्यूबॉइड, तीसरा बेलन या सिलेंडर, चौथा शंकु या कोन, पांचवा गोला या स्फीयर और छठा है अर्धगोला या हेमिस्फीयर। ये 6 प्रकार की आकृतियां आपके सिलेबस में हैं। अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं और इनसे संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जान लेते हैं। पहली आकृति हम ले रहे हैं घन यानी कि क्यूब। घन या क्यूब क्या होता है? 6 एक समान वर्गाकार फलकों से निर्मित बंद आकृति को घन कहा जाता है। 6 एक समान वर्गाकार फलक होने चाहिए और उनसे निर्मित जो बंद आकृति बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। जैसा आपको यहाँ पर एक आकृति दिख रही है, ये घन की आकृति है। 6 वर्गाकार समान फलक है, उनको आपस में हमने एक दूसरे के साथ जोड़ा तो उससे एक बंद आकृति बनी जिसे हम घन कहेंगे। अब ये घन बना कैसे? तो आप देखो, इन 6 के 6 हमने भागों को अगर खोला है तो इस तरह से एक आकृति बनेगी। इसके 6 पार्ट कौन से हैं? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 भाग इसके हैं। इन 6 के 6 भागों से ही ये आकृति बनी हुई है। इनको आपस में कवर करेंगे और दिखने में ये सारे एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, वर्ग के आकार के हैं, ये याद रखना। ओके, तो घन के अंदर आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब नोट कर लीजिए एक बात, घन का प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होने के कारण इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल यानी भुजा गुणा भुजा से निर्मित होता है। इस घन की आकृति में देखिए प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग है, तो इसके जो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो भुजा गुणा भुजा होगा। ओके, ये बात आपको आगे याद रखनी है। इससे संबंधित जब हम सूत्र करेंगे तब आपको वो काम में आएगी। अब ये आकृति एक घन की आकृति है। घन से संबंधित पहला पॉइंट आता है या पहला सूत्र आता है, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, और भुजा अगर a है तो a गुणा a यानी a स्क्वायर हो जाएगा। फिर है दूसरा फार्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो 6 भुजाएं हैं तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा आएगा। तो 6 बार भुजा गुणा भुजा लिखने से, उनका जोड़ करने से अच्छा है कि हम गुणा कर देंगे इसमें 6 गुणा भुजा। 6 का गुणा भुजा से करेंगे तो 6 गुणा भुजा से आ जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगला सूत्र है हमारा। तो 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा क्यों आया? क्योंकि 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा 4 गुणा भुजा। इसके अलावा इसका जो आगे मान आएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। फिर है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा 3 बार, भुजा गुणा भुजा। आयतन का सूत्र क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार इसका क्या है? भुजा गुणा भुजा, और ऊंचाई क्या है? a है यानी भुजा है। तो आधार ले लो, चाहे ऊंचाई ले लो, चाहे लंबाई ले लो, चौड़ाई ले लो, सब में भुजा है, a है। तो भुजा गुणा भुजा इसका आयतन होगा, जिसे हम a की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा घन से संबंधित जो भी फॉर्मूले थे हमने कर लिए। 4 फार्मूले हैं, आपको याद करने हैं। अगली आकृति हमारी आती है घनाभ यानी क्यूबॉइड। घन में क्या होते हैं? सारे के सारे पृष्ठ वर्ग के आकार के होते हैं, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। घनाभ में क्या होगा? 6 आयताकार फलकों से निर्मित बंद आकृति को घनाभ कहा जाता है। 6 आयताकार फलक होंगे इसमें, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये 6 आयताकार फलकों से बनी हुई आकृति है, जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। ये वाली भुजा लंबाई के अनुदिश है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ओके, अब इसका निर्माण कैसे होगा? ये 6 जो फलक हैं कैसे होंगे? इस तरह से आपको ये 6 फलक दिख रहे होंगे। इसमें से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा, ये 6 फलक हो गए इसके। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये 6 आयताकार फलक मिलेंगे हमें। इनसे क्या बनेगा? घनाभ बनेगा।
अब इनसे आपको एक चीज़ नोट करनी है, घनाभ से संबंधित पहली, किसी घनाभ में सम्मुख फलक समान माप के होते हैं। सम्मुख जो फलक होंगे, आमने सामने के फलक, जैसे ये ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, यानी कि छत और फर्श दिखने में एक जैसे होंगे। ये वाली साइड और ये वाली साइड दिखने में एक जैसी होगी, आमने सामने वाली साइडें एक जैसी होगी। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि आगे फार्मूले में ये काम में आएगा। दूसरा है, इसमें घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक आयताकार फलक होने के कारण इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निर्मित होता है। प्रत्येक पृष्ठ एक आयताकार फलक होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम निर्मित कर सकते हैं घनाभ के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसके कुछ सूत्र हैं वो देख लेते हैं घनाभ से रिलेटेड। ये एक घनाभाकार आकृति है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो दो दो पृष्ठ सेम सेम है। ये कमरे का फर्श है तो इसका फार्मूला क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा। छत का क्षेत्रफल भी लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा। इसी तरह से ये वाली जो साइड है इसमें चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, इसमें भी सामने वाली साइड में चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। ऐसे करते करते हमें दो दो गुणा करने पड़ेंगे, 2 बार तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा, 2 बार चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, और 2 बार ऊंचाई और लंबाई का गुणा। तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। एक राजस्थानी कहावत है, लालचंद चौधरी चोखो ऊंट उधार लियायो। तो ये फार्मूला याद रखने की एक ट्रिक है, लालचंद चौधरी चोखो ऊंट उधार लियायो। तो ये आप फार्मूला याद करने के लिए लिख सकते हो। इस फार्मूले को हम अगर लंबाई को L से लिखें, चौड़ाई को B से लिखें और ऊंचाई को H से लिखें, तो फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ओके, अब दूसरा फार्मूला है घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का निकालना है तो उसमें हमारे पास दो चीजें हट जाएगी, चारों दीवारें रहेगी। ये वाला जो नीचे वाला फर्श है, ऊपर वाली छत है, ये दोनों यहाँ से हटा देंगे तो फार्मूला बन जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला है चारों दीवारों का। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा L प्लस B गुणा H। फिर है घनाभाकार कमरे के फर्श या छत का क्षेत्रफल। ये तो आपको पता ही होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, क्योंकि छत या फर्श में लंबाई और चौड़ाई होती है तो उन दोनों का गुणा कर देंगे। चौथा फार्मूला इसमें लिखना है, तो चौथा फार्मूला है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसे हम लिखना चाहें L और B और H के रूप में, तो L गुणा B गुणा H आ जाएगा। ओके, ये घनाभ से संबंधित 4 सूत्र हैं जिनको आपको याद करना है। पहले हमने घन कर लिया, अब घनाभ भी कर लिया। और तीसरी आकृति हमारी आती है बेलन। बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर से संबंधित इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। बेलन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसका आधार एक वृत्ताकार पृष्ठ है और इस वृत्ताकार पृष्ठ के अनुदिश उसी माप के अनेक वृत्त अध्यारोपित होते हैं। जैसे बेलन के आकार की आपको घर के अंदर गेहूं की टंकी होती है, या चौक होता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे पाइप होती है जैसे, तो वो सारे क्या है, बेलनाकार आकृतियां हैं। गैस का सिलेंडर होता है वो भी क्या है, बेलनाकार है। तो इस तरह से एक आकृति होती है जिसके अंदर 2 विमाएं होती है, एक तो उसकी त्रिज्या होती है, दूसरी उसकी ऊंचाई होती है। ये 2 इसकी विमाएं हैं, त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इस वृत्ताकार पृष्ठ के अनुदिश उसी माप के अनेक वृत्त अध्यारोपित होते हैं, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर एक आपको वृत्त दिखाई दे रहा होगा, ये 3D में दिखाया है इसलिए आपको ऐसे सा चपटा दिख रहा है। अब इसको आप ऐसे मान सकते हो कि आपके पास ये 1 रुपये का सिक्का है, वृत्ताकार होता है सिक्का, उसके ऊपर मैं बार बार अलग अलग सिक्के रखता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, सिक्कों का एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा, यानी कि बेलनाकार शेप बनेगा। इस तरह से जब ऊपर नीचे सिक्के रखते जाएंगे तो कुछ इस तरह से एक शेप बन जाएगी। तो ये क्या है, बेलन के आकार का है जिसके 2 पृष्ठ होंगे। 2 पृष्ठ कौन कौन से होंगे, इसके अगले पेज पे हम समझते हैं। बेलन के 2 पृष्ठ होते हैं, एक उसका वक्राकार पृष्ठ और एक होता है उसका वृत्ताकार पृष्ठ। अगले पेज पे समझ लेते हैं कौन कौन से 2 पृष्ठ हैं, वृत्ताकार पृष्ठ और वक्राकार पृष्ठ। डायग्राम से समझें तो ये देखो, वृत्ताकार पृष्ठ ऊपर वाला ये जो ढक्कन है और नीचे वाला भी सेम होते हैं ये दोनों। तो ये दोनों क्या है,
वृत्ताकार पृष्ठ, और बीच में जो घुमाव वाली शेप होती है उसको बोलते हैं वक्राकार पृष्ठ। अलग अलग भी दिखाना चाहें तो इसको हम अलग अलग दिखा सकते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये ऊपर वाला पृष्ठ अलग कर दिया, ये वाला पृष्ठ अलग कर दिया, और बीच में जो ये भाग था जो कि मुड़ा हुआ भाग था, वक्राकार पृष्ठ था, उसे हमने खोल दिया, तो ये एक आयताकार शेप बन गई। ऊपर वाले पृष्ठ को देखेंगे तो ये एक वृत्ताकार पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, बीच वाले का भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बीच वाला पृष्ठ वैसे आपको यहां पर एक आयताकार शेप दिख रही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट था ना, ये क्या था, इस वृत्त के अनुदिश लिपटा हुआ था। तो ये वाला पूरा अगर हम एक चक्र देखें तो इस माप के बराबर होगा, तो इस वाली माप को वृत्त की परिधि के बराबर लेंगे। वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, तो ये वाली साइड होगी 2 पाई आर, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई बेलन की। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो है 2 पाई आर और चौड़ाई है उसकी h, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 पाई आर एच, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर इतना समझ लिया है आपने तो इसके सारे सूत्र आप कर पाओगे आराम से। अगले पेज पे चलते हैं, इसके एक एक करके सूत्र देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है बेलन के वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो दो वृत्ताकार पृष्ठ थे ऊपर और नीचे, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन के वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्राकार पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फिर तीसरा फार्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों का योग करना है, वृत्ताकार पृष्ठ प्लस वक्राकार पृष्ठ। तो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार, वक्राकार और वृत्ताकार दोनों का हम कर देंगे योग। वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच प्लस वृत्ताकार पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल था 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का योग करना है तो ये बन जाएगा 2 पाई आर, कॉमन 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ पर भी है, यहाँ से बच गया h और यहाँ से एक r बच जाएगा। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये इसका फार्मूला आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। आगे है बिना ढक्कन वाली बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर टंकी है बेलनाकार और वो बिना ढक्कन वाली है तो उसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, ये तो हो गया वक्राकार पृष्ठ, और प्लस में पाई आर स्क्वायर जो नीचे वाला तला या पेंदा है उसका क्षेत्रफल। ढक्कन नहीं है उसका, उसका पेंदा तो है ना, तो पेंदे का क्षेत्रफल या तल का क्षेत्रफल तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर है नगण्य मोटाई वाले खोखले पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नगण्य मोटाई वाला एक पाइप है जो कि खोखला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, उसके अंदर क्या है, बाहर का क्षेत्रफल ही काउंट होगा, नगण्य मोटाई है उसकी और खोखला वो बेलन है। तो इसके बाद अगला है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये फार्मूला बना कैसे है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुणा में ऊंचाई एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं बेलन से रिलेटेड। बेलन के बाद हमारी अगली आकृति आती है चौथी, शंकु। शंकु यानी कि कोण, इसकी परिभाषा है शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसका आधार वृत्ताकार होता है तथा इस वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश वक्राकार पृष्ठ होता है। तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए, ये एक शंकु का आकार है, जैसे जोकर की टोपी होती है, आइसक्रीम का कोन होता है, वो सारे क्या होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। इसमें एक तो इसकी त्रिज्या होती है, दूसरी इसकी ऊंचाई होती है, तीसरा इसमें ये जो तिर्यक ऊंचाई भी हमने काउंट करनी है। 3 चीजें होती है इस शंकु के आकार की आकृतियों में, एक उसकी त्रिज्या, दूसरी उसकी ऊंचाई और तीसरी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जिसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों में आपको याद रखना है कि किसी भी शंकु के 2 पृष्ठ होते हैं, कौन कौन से, एक उसका वृत्ताकार पृष्ठ जो कि ये पेंदे वाला पृष्ठ है, और दूसरा उसमें वक्राकार पृष्ठ। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, किसी शंकु की 3 विमाएं होती है, 3 उसमें माप होती है। एक है शंकु की त्रिज्या r,
दूसरा है शंकु की ऊंचाई h और तीसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। तो ये तीन ऊंचाइयां तीन माप होती है या तीन विमाएं होती है शंकु के अंदर। अब शंकु से रिलेटेड हम सूत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शंकु पर आधारित पहला सूत्र है शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दूसरा है शंकु के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, याद रख लेना, पाई आर एल। फिर है तीसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों का योग करना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों का योग करेंगे तो पाई आर कॉमन आ गया, यहां से बच गया एल और यहां से बच गया एक आर, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये बन गया फार्मूला शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अब अगला फार्मूला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला किसका है? शंकु के आयतन का। लेकिन यहाँ आप ये देखो, ये वाला जो पार्ट है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का सूत्र है। तो इससे हम एक नया फार्मूला बना सकते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है ना, वो क्या होता है 1/3 गुणा बेलन का आयतन होता है, 1/3 गुणा बेलन का आयतन। फिर है पांचवा फार्मूला शंकु की त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई h व तिर्यक ऊंचाई l में संबंध। तीनों में आपस में क्या संबंध होता है ये समझना है अपने को। तीनों ही मान जो होते हैं उनमें से कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि तीनों में से एक मान अज्ञात होता है, हमें पता नहीं होता ना। कई बार ऐसे होता है कि त्रिज्या नहीं पता, कई बार ऊंचाई नहीं दे रखी होती है और कई बार हमें एल का मान नहीं दिया होता, और फार्मूले में यूज होते हैं तीनों ही। तो हमें वो जो चीज़ अज्ञात है उसे ज्ञात करने के लिए तीनों के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन को यहाँ मैं लिखने से पहले आपको पिछले पेज पे लिए चलता हूँ, वहाँ पर आपको अपने आप रिलेशन पता लगेगा। ये एक लंब रेखा है, ये इसका आधार है, और ये क्या है, तिरछी रेखा कर्ण का निर्माण कर रही है, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और बाकी दोनों में से एक आधार है और एक ऊंचाई है। तो ये बन जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी एल का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के वर्गों के स्क्वायर के योग, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पर हमें आगे नोट करना है। तीनों में क्या रिलेशन होगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तीनों में ये रिलेशन होता है। इसके अलावा एक चीज़ और नोट कर लो, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात बताइए। तो शंकु ऊपर लिखा हुआ है तो शंकु का फार्मूला ऊपर लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन का, नीचे बेलन के आयतन का फार्मूला लिख दिया। अब ये देखो पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच सेम है दोनों में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास केवल 1/3 बच जाएगा। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का मान आ गया 1/3 अनुपात में, तो इसका अभिष्ट जो अनुपात होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात होगा 1/3। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर सकते हैं। शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात हो गया 1/3। ठीक है, ये 5 फार्मूले थे जिनको आपको याद करना है शंकु से रिलेटेड। आगे इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। हमारी एक नई आकृति गोला यानी स्फीयर, स्फीयर के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। गोला जैसे गेंद, फुटबॉल पे हमारी पृथ्वी, ये सारे क्या है, गोले हैं, कांच की गोली। तो त्रिविम में किसी बिंदु से निश्चित दूरी रखने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, यहाँ बिंदु के साथ एक बिंदु पथ शब्द लगाना था, एक गोला निर्मित करता है। बिंदु पथ क्या करता है, गोला निर्मित करता है। ये परिभाषा अगर समझ में नहीं आई है तो दूसरी परिभाषा, गोला एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी रखता है। थोड़ी टिपिकल परिभाषा है, लेकिन हम अगर गोले की परिभाषा पूछे और हम उदाहरण दे दें कि कांच गोली एक गोला है, पृथ्वी एक गोला है, फुटबॉल एक गोला है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हमें गोले की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। तो ये 2 परिभाषाएं हैं जिनमें से आपको कोई एक परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 10वीं के स्टूडेंट हो तो 10वीं के स्टूडेंट को त्रिविमीय आकृतियों की डेफिनेशंस कम से कम पता होना चाहिए कि जो आकृति हम कर रहे हैं वो होता क्या है, हम क्या होता है, और हम उसकी जगह पर उसके उदाहरण दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा इतना बेटर नहीं होता। आगे इसके बाद
गोले की आकृति मैंने यहाँ दर्शाई है। गोले में केवल एक त्रिज्या ही होती है मापने योग्य, ये एक ही विमा होती है गोले की त्रिज्या। r त्रिज्या वाला एक गोला है। हम इसके बाद गोले से संबंधित कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ वो सूत्र हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। याद रख लेना, पाई r स्क्वायर का 4 गुना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर मत लगा देना, ये ध्यान रखना। 4/3 पाई r क्यूब। गोले के दो ही फार्मूले थे। इसके बाद हमारी अगली आकृति, गोले के बाद आता है अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? किसी गोले को इस प्रकार से काटा जाए कि यह दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, तब प्रत्येक भाग एक अर्धगोला कहलाता है। गोले को अगर हम काट दें दो बराबर भागों में, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? एक अर्धगोला कहलाएगा। जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये गोले का एक भाग है जो बराबर कटा हुआ है, तो ये एक अर्धगोला है। अर्धगोले में भी एक ही चीज होती है मापने योग्य, उसकी त्रिज्या। ठीक है, अब नोट करना, किसी ठोस गोले की जगह अर्धगोले के दो पृष्ठ होते हैं। अर्धगोले के दो पृष्ठ होते हैं, एक उसका वृत्ताकार पृष्ठ और दूसरा वक्राकार पृष्ठ। किसी ठोस अर्धगोले के दो पृष्ठ होते हैं, वृत्ताकार पृष्ठ और वक्राकार पृष्ठ। दूसरा, किसी नगण्य मोटाई वाले खोखले अर्धगोले के दो पृष्ठ होते हैं। अगर मोटाई नहीं है तो उस खोखले गोले के भी दो पृष्ठ होते हैं, बाहरी पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ और आंतरिक वक्र पृष्ठ। ये चीजें भी आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर है, हालांकि इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है, बाहरी वक्र पृष्ठ और आंतरिक वक्र पृष्ठ दो भाग होते हैं खोखले गोले के। अब अर्धगोले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले, जब अर्धगोला ठोस हो, अर्धगोला ठोस होगा तो अर्धगोले के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वृत्ताकार पृष्ठ होगा पाई r स्क्वायर। फिर है अर्धगोले के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो वक्र पृष्ठ अगर गोला होता तो 4 पाई r स्क्वायर होता, ये अर्धगोला है तो 2 पाई r स्क्वायर होगा। तो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है पाई r स्क्वायर और अर्धगोले के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई r स्क्वायर। इसी तरह से इसका अगला फार्मूला बनेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ठोस अर्धगोला है तो संपूर्ण हो जाएगा उसका पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, दोनों का योग बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। याद रखना, जब अर्धगोला ठोस है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होगा। और जब अर्धगोला नगण्य मोटाई वाला खोखला अर्धगोला है, नगण्य मोटाई वाला खोखला अर्धगोला है, हालांकि सिलेबस में नहीं है फिर भी समझ लीजिए, अर्धगोले के बाह्य वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहर वाला जो वक्र पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर। और आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होगा, क्योंकि मोटाई नहीं है और मोटाई नहीं है तो उसका क्षेत्रफल सेम हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या का मान बदलेगा नहीं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का योग 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें सी पॉइंट, अर्धगोले का आयतन। गोले का आयतन का आधा होता है ये 2/3 पाई r क्यूब। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 12 से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित ये वीडियो। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।